बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय सर्वोपरि। मैं हूं आपके साथ शिवांगी ठाकुर। माफिया अतीक अहमद का साम्राज्य पूरी तरह से खत्म हो चुका है। एक बेटा एनकाउंटर में मारा गया, अतीक और अशरफ की हत्या हो गई और अब सबसे छोटे बेटे यानी कि अबान की आज सड़क हादसे में मौत हो गई। इत्तेफाक आप देख लीजिए, बेटे की मौत ठीक उसी जगह के पास हुई है जहां 3 साल पहले बड़े बेटे का एनकाउंटर हुआ था। झांसी में बड़े बेटे का एनकाउंटर हुआ था और सबसे छोटा बेटा हादसे का शिकार। सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ एक हादसा है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है। लेकिन उससे भी बड़ा एक और सवाल है कि शाइस्ता आखिर कहां है। 3 साल से फरारी काट रही शाइस्ता को बेटे की मौत सामने लाएगी या फिर शाइस्ता कानून की आंखों में लगातार धूल झोंकती रहेगी। एक रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल, खासकर प्रयागराज में खौफ का पर्याय रहा अतीक अहमद का नाम एक बार फिर से चर्चा में है। अतीक का लाडला और सबसे छोटा बेटा अबान अहमद सड़क हादसे में मौत का शिकार हो गया। बताया गया कि वो झांसी जेल में बंद अपने भाई अली अहमद से मुलाकात करने जा रहा था। कार में 5 लोग सवार थे, जिसमें अबान समेत 2 की मौत हो गई, जबकि 3 लोग बाल बाल बच गए। सड़क पर तेज रफ्तार से दौड़ती कार फिर अचानक संतुलन बिगड़ता है और अगले ही पल डिवाइडर से इतनी भीषण टक्कर कि कार के परखच्चे ही उड़ जाते हैं। शुरुआती जांच इसे सड़क हादसा मान रही है। लेकिन अतीक अहमद के आपराधिक इतिहास की वजह से इस हादसे ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। क्या ये सिर्फ एक हादसा है या फिर इसके पीछे कोई और कहानी छिपी है? फिलहाल इसका जवाब जांच के बाद ही मिलेगा। लेकिन इतना तो तय है कि अतीक अहमद के परिवार से जुड़ी हर घटना अपने पीछे सवालों का लंबा सिलसिला छोड़ जाती है। पुलिस भी फिलहाल जांच पूरी होने का इंतजार करने की बात कह रही है। जो जायद है, ड्राइवर है, उनसे मैंने बात किया। वो कह रहा है कि मेनली आग झपकने वजह से मेरी मतलब ये घटना हुई है। वहाँ के मैंने जो घटना जहाँ पर एक्सीडेंट हुई है वहाँ पे भी हम लोगों ने बात किया, तो वो जो चश्मदीद गवाह थे जिन्होंने मेनली जब सब बॉडीज को बाहर निकाला और जो उपचाराधीन थे उनको हॉस्पिटल भिजवाए, उनसे भी बात किया। ये गाड़ी जो है बहुत तेजी से आ रही थी और अनियंत्रित होकर वो जो बड़ा डिवाइडर है उसको टक्कर मारी है। उसके वजह से वहाँ पे 2 लोगों की मृत्यु हुई है और 3 लोग घायल। ये पांचों ये जो है यहाँ पर जेल में बंदी एक बंदी को मिलने के लिए मुलाकात करने के लिए आ रहे थे। हैरानी की बात तो ये भी है कि करीब 3.5 साल पहले जिस इलाके के आसपास बड़े बेटे असद का एनकाउंटर हुआ था, अब उसी इलाके के करीब छोटे बेटे अबान की जिंदगी खत्म हो गई। ये संयोग है या फिर इत्तेफाक, ये जांच का विषय है। लेकिन इस हादसे के बाद सबसे ज्यादा चर्चा एक ही नाम की हो रही है और वो है शाइस्ता परवीन। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से फरार शाइस्ता 3.5 साल बीत जाने के बाद भी कानून की पकड़ से बाहर है। न पुलिस को उसकी लोकेशन मिली है और न ही उसके ठिकाने का कोई पुख्ता सुराग। शाइस्ता को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या बेटे के आखिरी सफर में शामिल होने आएंगे शाइस्ता? क्या बेटे की मौत शाइस्ता को सामने आने पर मजबूर करेगी या गिरफ्तारी के डर से शाइस्ता इस बार भी छिपी रहेगी? क्या इस घटना से पुलिस को शाइस्ता की तलाश में नई कड़ी मिलेगी? क्या इस हादसे के बाद शाइस्ता की तलाश और तेज होगी? 24 फरवरी 2023 उमेश पाल हत्याकांड और उसी दिन से शाइस्ता परवीन फरार। पहले 25,000 फिर 50,000 का इनाम, सैकड़ों जगह छापेमारी, लेकिन हर बार पुलिस के हाथ खाली रहे। बीते 3.5 साल में ऐसे कई मौके आए जब पुलिस को लगा कि शायद शाइस्ता सामने आ सकती है, लेकिन हर बार वो कानून और कैमरे दोनों की नजरों से दूर रही। 13 अप्रैल 2023 बड़े बेटे असद के एनकाउंटर पर भी नहीं आई। 15 अप्रैल 2023 अतीक अहमद के मर्डर के बाद भी शाइस्ता छिपी रही। 15 अप्रैल 2023 अशरफ के जनाजे में भी नहीं पहुंची। अब अबान की मौत के बाद एक बार फिर निगाहें सिर्फ एक चेहरे को तलाश रही है, शाइस्ता परवीन। पुलिस की नजर हर गतिविधि पर है, हर सूचना को खंगाला जा रहा है, हर सुराग पर नजर रखी जा रही है।
अब देखना होगा क्या बेटे का जनाजा शाइस्ता की फरारी का अंत बनेगा या फिर से एक बार कानून को इंतजार करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मौलाना रशीदी का चेहरा और रशीदी की जुबान, बार बार सनातन का अपमान। मौलाना साजिद रशीदी ने इस बार करोड़ों कावड़ियों को लेकर ऐसी टिप्पणी की है जिस पर अब संत समाज में जबरदस्त नाराजगी। सवाल यह है कि आखिर हिंदुओं की आस्था पर ही बार बार विवादित बयान क्यों? क्या यह सिर्फ और सिर्फ सुर्खियां बटोरने की कोशिश है या फिर समाज को बांटने वाली ये पूरी की पूरी उनकी बयानबाजी है? आखिर इस खबर में क्या कुछ छिपा है, आपको हम दिखाते हैं। ऐसे लोग क्या कांवड़िए हो सकते हैं? ये नशेड़ी हैं, ये आतंकवादी हैं, आताताई हैं, इनको जो भी कहिए वो है। एक बार फिर वही जुबान, वही जहर और सनातन पर वैसे ही विवादित बोल। अपने भड़काऊ और विवादित बयानों के चलते अक्सर सुर्खियों में रहने वाले मौलाना साजिद रशीदी ने एक बार सनातन को लेकर फिर जहर उगला है। रशीदी ने फिर से एक बार ऐसी जहरीली बयानबाजी की है जिससे नया विवाद खड़ा कर दिया है। रशीदी ने इस बार तो कावड़ियों की तुलना आतंकवादियों से कर दी है। जो सड़कों पर बैठकर शराब पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, उनको शिव भक्त बोलते हैं। आप उन लोगों को जो पुलिस वालों को वर्दी में रहते हुए मार मार कर अधमरा कर देते हैं, आप उनको शिव भक्त बोलते हैं। आप उन लोगों को जिन्होंने एक मरीज की वैन तक नहीं छोड़ी और एक मरीज को परेशानी की हालत में, बीमारी की हालत में उससे कह रहे हैं जय श्री राम के नारे लगाओ, ये शिव भक्त हैं? ये शिव भक्त नहीं है, ये तो आतंकवादी हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि कुछ जगहों पर उपद्रवी तत्व होते होंगे, लेकिन रशीदी की बोलने की पराकाष्ठा को देख लीजिए। कावड़ियों को आतंकी ही बता दिया। ये भी बोल सकते थे कि जो लोग उपद्रव करते हैं उन पर एक्शन हो, लेकिन नहीं। जहरीली जुबान वाले रशीदी से ऐसी उम्मीद रखना ही बेमानी है। ऐसे लोग क्या कांवड़िए हो सकते हैं? ये नशेड़ी हैं, ये आतंकवादी हैं, आताताई हैं, इनको जो भी कहिए वो है। जो असली शिव भक्त हैं उनकी कोई वीडियो आप नहीं देखोगे, वो चुपचाप जाते हैं और चुपचाप आते हैं। ये जितने भी वीडियोबाज लोग हैं ये सारे आतंकवादी हैं मेरी नजर में। बेशर्मी की पराकाष्ठा तो देखिए। कह रहे हैं जो वीडियो बनाता है वो शिव भक्त नहीं हो सकता। वीडियो बनाने वाले इनकी नजर में आतंकवादी है, मतलब आस्था को लेकर जो वीडियो बनाए उन्हें ये आतंकवादी कह देंगे। सवाल ये उठता है कि ऐसे मौलानाओं के निशाने पर हर बार सिर्फ सनातन ही क्यों रहता है? हर बार हिंदुओं के पर्व को ही क्यों टारगेट किया जाता है और हर बार हिंदुओं की आस्था पर ही क्यों कमेंट किया जाता है? रशीदी के इस बयान को लेकर संतों में काफी आक्रोश है। संतों ने साफ मांग की है कि ऐसे सनातन विरोधी मौलानाओं की लिस्ट बनाकर इन्हें पाकिस्तान भेज देना चाहिए। मौलाना रशीदी सनातनी विरोधी रहा है, यह पहले से ही हमारे शिव भक्त कांवड़ियों का विरोधी रहा है। एक षड्यंत्र के तहत आरोप लगा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। ऐसे मौलानाओं की तो एक लिस्ट बनाकर इन सभी को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। मौलाना रशीदी ने जो बिगड़े बोल बोले, मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। शिव भक्तों को आतंकवादी कहना, गंजेड़ी बकेड़ी और पता नहीं क्या क्या किन शब्दों से उपमाएं दे रहे हैं। मौलाना रशीदी को कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, मौलाना रशीदी को सजा होनी चाहिए। आतंकवादी वो है जो निर्दोष लोगों की छाती पर गोली मार देते हैं, कपड़े उतारकर उनके धर्म की पहचान करते हैं। संतों का रशीदी को दो टूक है कि वो धर्म पर कुछ ना बोले तो ही बेहतर होगा। ऐसी बयानबाजी करने वाले जिहादी मानसिकता के लोग हैं। देखो मौलाना रशीदी जी, आप लोग तो ये बात करो ही नहीं कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। धर्म और अधर्म आपके विषय से बड़ी दूर की चीज है। जिस धर्म में सिर्फ जिहाद सिखाया जाता हो, मूर्ति पूजक जिस धर्म के अंदर दुश्मन हो, अन्य समुदाय, अन्य धर्म के लोग जिसके लिए दुश्मन ही माना जाता हो जिस धर्म के अंदर, वहां से धर्म और अधर्म की चर्चा आप तो छोड़ दो। एक जिहादी मानसिकता का मौलाना कावड़ लाने वाले शिव भक्तों को गजेड़ी, नशेड़ी, चोर और आतंकवादी कह रहा है। मेरा ये कहना है, इस
जिहादी को कावड़ियों के संबंध में इस तरह की बातें करने का अधिकार किसने दिया है? सरकार से कहना चाहता हूं कि इसके ऊपर शिकंजा कसा जाना चाहिए। इतने आक्रोश के बावजूद हद तो तब हो गई जब फिर वही जहरीली जुबान सुनाई दी। रशीदी बोले कि वो अपने बयान पर अड़े हैं। तो मेरा मानना है कि जो आस्था के साथ भूंडा मजाक करे, वो कोई भी हो, इधर से हो या उधर से हो, मैं तो उसको कावड़ यात्री नहीं मानता। वो कावड़ यात्री नहीं है, वो नशेड़ी हैं, भंगेड़ी हैं। जो लोग डंडा लेके चल रहे हैं और मार पिटाई कर रहे हैं लोगों के साथ में, जो पुलिस वालों को मार दें, वो तो दहशतगर्द हैं, आतंकवादी हैं। तो मैंने कहा है कि ये आतंकवादी हैं। एक तरफ करोड़ों शिव भक्तों की धार्मिक आस्था है तो वहीं दूसरी तरफ उसी आस्था पर जहरीले बोल है। सवाल ये उठता है कि क्या जानबूझकर ऐसी बयानबाजी करके ऐसे मौलाना धार्मिक सौहार्द खत्म करना चाहते हैं? आखिर ऐसे मौलाना कब सुधरेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, 4 दिन पहले जिस सीजीपी ने व्यवस्था बदलने का बड़ा दावा किया था, अब उसी सीजीपी में कुर्सी की जंग छिड़ गई है। दिप्के एंड कंपनी पर सीधा सीधा आरोप है कि आंदोलन में लाठी खाने वाले को किनारे कर दिया गया है और पद उन्हीं लोगों को लगातार दे दिया गया है जो दिप्के के चहेते थे। सीजीपी में अब 2 फाड़ हो चुकी है और सवाल यह है कि क्या सीजीपी का असली चेहरा इतनी जल्दी सामने आ गया है? क्या क्रांति के नाम पर भीड़ जुटाने वालों को सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया गया है? चार दिन पहले जिस सीजेपी को क्रांति का चेहरा बताकर लॉन्च किया गया था, वही कॉकरोच जनता पार्टी में अब 2 फाड़ हो चुका है। जंतर मंतर के जिस मंच से एकता के नारे लगाए गए थे, अब उसी मंच के साथ ही एक दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं। आरोप है कि आंदोलन के नाम पर भीड़ जुटाने वालों को इस्तेमाल किया गया और जब संगठन में पद लेने की बारी आई तो सारी कुर्सियां चहेतों में बांट दी गई। दिल्ली की सड़कों पर डंडे खाने वाले और जंतर मंतर पर हुंकार भरने वाले आज पूछ रहे हैं कि आखिर उन्हें क्या मिला। जिन लोगों ने सड़कों पर आंदोलन किया उन्हें संगठन से ही बाहर कर दिया गया और जिनका आंदोलन से कोई बड़ा योगदान नहीं था उन्हें प्रवक्ता और पदाधिकारी बना दिया गया। यही वजह है कि अब सीजेपी में खुला विद्रोह शुरू हो गया है। सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं अभिजीत दिप्के पर। आरोप है कि दिप्के ने संगठन नहीं अपना दरबार बनाया, जहां योग्यता नहीं बल्कि यारी दोस्ती देकर जिम्मेदारियां बांट दी गई। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर की है, जहां दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए बवाल में शामिल हो रहे युवकों ने अभिजीत दिप्के के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे युवकों का कहना है कि जंतर मंतर आंदोलन में योगदान देने वाले कई कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई है। अपने कॉलेज के फ्रेंड को इन सबको ये किया जा रहा है। हमने इंटरनल ये चीजें बाहर लाए, इसके बहुत प्रयास किए। आपके विरोध नहीं, हम अनशन कर रहे हैं। आज से हमने अन्न जल छोड़ दिया हमारे भाई। क्या कारण क्या? हमारे कारण यही है कि भाई हमारा परिवार है, आंदोलन हमारा है, आंदोलन देश का है। तो देश में जितने भी लोग हैं उन सबको इन करके एक डिसीजन लिया जाए। मेरा दोस्त है तो मैं इसको स्पोक्स पर्सन बना दूं, उसकी गर्लफ्रेंड है तो उसको स्पोक्स पर्सन बना दूं। ये सब चीजें नहीं होगी। देश में जिन लोगों ने लाठियां खाई, जिन्होंने आंदोलन किया, उन सबको पार्टिसिपेट। हमारा छोटा भाई है वो, हम उसके खिलाफ नहीं। मतलब ये कि दिप्के का घमंड अब 7वें आसमान पर पहुंच गया है, अपने ही साथियों की बातें सुनने को तैयार नहीं है। कल तक जो लोग दिप्के के साथ नारे लगा रहे थे, आज वही दिप्के के खिलाफ खुला मोर्चा खोल चुके हैं। पक्षपात, मनमानी और अपने लोगों को आगे बढ़ाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। यानी जिस संगठन ने देश बदलने का दावा किया था, वो अपना संगठन भी नहीं संभाल पा रहा। सवाल सिर्फ संगठन में पद बांटने का नहीं है, सवाल सीजेपी की नीयत पर भी उठ रहा है। सवाल ये कि आखिर कोर कमेटी में कुछ चुनिंदा लोगों को ही क्यों रखा गया, बाकी कार्यकर्ताओं से बातें क्यों छिपाई गई? क्या आंदोलन सिर्फ चेहरा चमकाने का जरिया था? क्या हजारों छात्रों का इस्तेमाल केवल भीड़ जुटाने के लिए किया गया? यही सवाल अब सीजेपी के अंदर से उठ रहे हैं और इन्हीं सवालों ने सीजेपी की नींव को हिला दिया है। आंदोलन देश का है, इसमें फेस से ज्यादा मुद्दों को और सारे वॉलंटियर को, देश में जितने लोग हैं उनको महत्व दिया जाए। एक टीम बने, देश में से हर राज्य से 4-5 लोग जो वहाँ के लोग रिप्रेजेंटेटिव तय करें राज्य के, वैसे रिप्रेजेंटेटिव को शामिल करके एक पूरी नेशनल टीम बना के उसमें से फिर डिसीजन लिया जाए। ऐसा नहीं कि 8 लोग डिसीजन लेंगे। जिस पार्टी ने खुद को व्यवस्था बदलने का विकल्प बताया था, वो अपने गठन के कुछ ही दिन के बाद बिखरती नजर आ रही है।
आंदोलन के साथी अब एक दूसरे के विरोधी बन चुके हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि दीपके अपने लोगों को आगे बढ़ाने में जुटे हैं। और राष्ट्रीय सर्वोपरि में मेरे साथ आज इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट।